एक देश एक इलेक्शन होता है तो इससे फायदा ये होगा कि जितने भी बार बार गवर्नमेंट मशीनरीज हमारे जो फोर्सेज हैं वो लगाए जाते हैं, जो टीचर्स हैं वो लगाए जाते हैं। बार बार इस देश में हर एक दो महीने में पूरे साल कभी ना कभी चुनाव होते रहता है। वो चुनाव एक बार होंगे, वो मशीनरी एक साथ काम करेगी। और एक बार चुनाव होंगे तो वो लोकसभा के चुनाव एक होंगे, वो असेंबली विधानसभा के भी चुनाव होंगे, वो पंचायती इलेक्शन भी होंगे। सारे जब एक साथ होंगे तो इस देश को, मैं नहीं, बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस देश को 5,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। 5,000 करोड़ रुपए बचेंगे इसमें अगर एक साथ इलेक्शन होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। एक नेशन एक इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। खुद पूर्व राष्ट्रपति इस पूरी कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर इसको कैसे समझा जाए? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये जो बातें हो रही है, क्या ये पॉसिबल है कि एक देश एक चुनाव हो सकता है? क्योंकि 2024 का चुनाव है और उसी के साथ कई राज्यों में इलेक्शन भी है। मेरे साथ खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर अजय दुबे सर मौजूद हैं, इनसे सीधी बातचीत करेंगे। साहब, क्या कहेंगे, एक देश एक चुनाव को लेकर जो कमेटी बनाई गई है, जो चर्चाएं जोरों पर हैं, इस पर अगर मैं कानूनी राय लेना चाहूँ या कानूनी बात जानना चाहूँ तो इसका क्या है मतलब? इसमें विनोद जी, मैं आपको बताऊं कि ये इसके ऊपर बिल्कुल संभव है और केंद्र सरकार के पास असीमित जो है अधिकार हैं कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी केवल 3 चीज़ों को छोड़ करके, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और जो है सेपरेशन ऑफ पावर, इसको छोड़ करके बाकी वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव ला करके इस देश के अंदर में वो कानून ला सकती है और उसके ऊपर वो अपना फ्रेमवर्क तैयार कर सकती है। अब ये आगे आते हैं कि इसके ये कैसे संभव है। देखिए, आर्टिकल 368 368 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। 368 में वो कहता है कि अगर कोई भी जो शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर में जितने भी चीजें मैटर्स लिस्टेड किए गए हैं, उस मैटर्स में जो भी मैटर के ऊपर अगर आपको कानून बनाना है तो 68 में ये कहता है कि केंद्र सरकार उसको उसके ऊपर कानून लेकर आएगी, लेकिन उसको इस देश के कम से कम जितने स्टेट हैं उसमें आधे स्टेट से ज़्यादा स्टेटों से उसको उस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा वहाँ के असेंबली में। संभव है। जैसे 2017 में जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स था, उस समय पूरा देश, उस समय भी ये बातें चल रही थी, विपक्ष ये कह रहा था कि ये संभव ही नहीं है। लेकिन ये मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कहा कि संभव है और हम सबसे डिस्कशन करेंगे। और सबसे डिस्कशन करने के बाद उस समय स्वर्गीय श्री अरुण जेटली साहब थे, उनके प्रयास और इस सरकार के प्रयास से जीएसटी आया और जीएसटी इस देश का वन नेशन वन टैक्स का जो सपना था वो पूरा हुआ और करके इस गवर्नमेंट ने दिखाई है। इसीलिए वन नेशन और वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये संभव है और ये हो सकता है। उसके साथ साथ 2-4 प्रोविजंस और हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर में बदलाव करने की आवश्यकता है। एक है आर्टिकल 83 टू, उसमें यह कहता है कि अगर आपको मैक्सिमम 5 साल कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो चलेगी वो 5 साल की उसकी मियाद है, उससे पहले भी वो भंग की जा सकती है। अब आते हैं फिर दूसरी है आर्टिकल 85, उसमें यह कहा जा सकता है कि कभी भी सरकार जो है अपना कानून ला करके और इसको भंग करके चुनाव करा सकती है। तीसरी चीज, अब स्टेट के लिए जो असेंबली इलेक्शंस हैं उसमें आर्टिकल 172 और आर्टिकल 174 इन्वोक होता है। सेम जैसे 83 और 85 में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के लिए, वहां की असेंबली के लिए 172 और 174 का प्रोविजन है। इन सब में बदलाव करके और ये चीजें जो है वो लाई जा सकती है, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है और सरकार कर सकती है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन? क्योंकि अभी आपने सर जिक्र किया कि एक गुड टैक्स जो जीएसटी की बात हो रही थी 2017 में, जेटली साहब थे, उन्होंने करके दिखाया उस चीज़ को, उससे भी हालांकि देश को फायदा हुआ। 1.9 अभी आप बता ही रहे थे कि 1.59 मैंने लगभग
1,60,000 करोड़ रुपए का इस देश का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ। आप बताइए, ये जीएसटी जब एक हुआ तभी तो संभव हुआ। चलिए, तो जीएसटी की बात हुई, लेकिन अगर एक देश एक इलेक्शन होता है तो उससे फायदा क्या होगा? देखिए, एक देश एक इलेक्शन होता है तो इससे फायदा ये होगा कि जितने भी बार बार गवर्नमेंट मशीनरीज, हमारे जो फोर्सेज हैं वो लगाए जाते हैं, जो टीचर्स हैं वो लगाए जाते हैं। बार बार इस देश में हर 1-2 महीने में पूरे साल कभी ना कभी चुनाव होते रहता है। वो चुनाव एक बार होंगे, वो मशीनरी एक साथ काम करेगी, और एक बार चुनाव होंगे तो वो लोकसभा के चुनाव एक होंगे, वो असेंबली विधानसभा के भी चुनाव होंगे, वो पंचायती इलेक्शन भी होंगे। सारे जब एक साथ होंगे तो इस देश को, मैं नहीं, बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस देश को 5,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। 5,000 करोड़ रुपए बचेंगे इसमें अगर एक साथ इलेक्शन होते हैं। उसके साथ साथ जो टाइम है, जो जनता जो परेशान रहती है, हर बार वो वोट देने, एक ही बार गई, जिसको जो चुनाव में वोट देना है दे करके वो भी फ्री हो गई, पूरे 5 साल के लिए वो भी फ्री हो गई। इसमें एक चीज और आपको बता दूं, इसमें चीजें बातें निकल कर आ रही है कि कुछ विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि भाई अगर असेंबली में अगर सरकार नहीं बन पाई, हंग पार्लियामेंट हो गया या हंग असेंबली होगी, तो उस केस में क्या होगा। देखिए, अपवाद की हर जगह जगह है। अगर सरकार इलेक्शन के बावजूद भी नहीं बन पाती है, या सरकार बीच में टर्मिनेट हो जाती है, तो एक्सेप्शंस हैं, उसके ऊपर उस केस में चुनाव अलग से हो सकते हैं। लेकिन ब्रॉडर पूरे देश के अंदर में चुनाव एक साथ हो, अपवाद को छोड़ करके एका दुका कहीं इस तरह की सिचुएशन बनती है, वहां चुनाव अलग से कराए जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब एक सवाल मेरे दिमाग में ये आया है, 2024 का इलेक्शन लगभग फरवरी मार्च में होना है। उसके साथ कई स्टेट हैं, लगभग 5 राज्य हैं जिनमें भी चुनाव होने हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में समझूं, जिस तरीके से भी तैयारियां चल रही है, कुछ लोगों का कहना है कि जो एक देश एक चुनाव है, वो प्रक्रिया इसी इलेक्शन से शुरुआत कर सकती है गवर्नमेंट। तो किस तरीके से होगा? क्या 24 वाला चुनाव पहले हो जाएगा, या किसी राज्य में दिसंबर में चुनाव होने हैं तो 24 के जो मार्च अप्रैल में चुनाव होने थे वो दिसंबर में हो जाएंगे संभव? नहीं, देखिए, इसमें तो थोड़ा सा ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रक्रिया है थोड़ा जटिल है और ये समय लेगा। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये, मुझे नहीं लगता, मैं पर्सनली अगर बताऊं जितना मुझे अनुभव है उसमें, कि ये 2024 के इलेक्शन में ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ऐसा नहीं है। अभी तो कमेटी बनी है 8 लोगों की, उसमें भी विपक्ष के लिए जो कांग्रेस के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने मना कर दिया। पहले तो वो कहते थे कि हमें कमेटी में नहीं लिया जा रहा, हमें कहीं नहीं लिया जा रहा। शायद ये ऊपर से कोई हाईकमान से फरमान आया होगा कि नहीं, तुम्हें इसमें नहीं बैठना है, इसलिए वो इस कमेटी में मैंने जाने से, हिस्सा लेने से इनकार कर दिए हैं। फिर भी बहुत सारी इस कमेटी में हरीश साल्वे जी हैं, सीनियर एडवोकेट, वो जूरिस्ट है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह जी हैं। इसमें सीबीसी जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर, चीफ कमिश्नर कहे जाते हैं, उसमें एक कोठारी साहब हैं। उसमें हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति थे श्री कोविंद साहब हैं। उसके अंदर में गुलाम नबी आज़ाद जी हैं, जम्मू और कश्मीर से वो ताल्लुक़ रखते हैं। और उसमें हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं। तो इन सभी लोगों की जो कमेटी बनी है, कमेटी से यही जो जटिलता है, इसके ऊपर सुझाव मांगे गए हैं कि इन सभी पहलुओं को देखिए कि इसके अलावा, इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के अलावा द पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसके अंदर में भी अगर कोई बदलाव करने होंगे तो सरकार ने कहा है कि हम उसमें भी बदलाव करेंगे, आप सुझाव दीजिए। इसके अलावा भी किसी अगर कानून में कोई बदलाव की जरूरत है तो इसके ऊपर ये कमेटी सुझाव दे, और उस सुझाव को देखते हुए जो जनता के हित में होगा वो फैसला है सरकार लेगी। इसमें किसी तरह का, और मैं आपको बता दूं विनोद जी कि ये कोई नई बात नहीं है। ये पहली बार 1983 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय ये बात निकली और इलेक्शन कमीशन ने इनको प्रपोजल दिया था कि अब समय आ गया है कि वन नेशन और वन इलेक्शन की बात हो, एक देश एक चुनाव हो। उसके बाद 1999 में भी एक कमेटी, जो आप देखें लॉ कमीशन की 117वीं रिपोर्ट जब आई, उसमें उन्होंने बताया था कि ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें करने से फायदा होगा, देश में फायदा ये होगा कि लोगों को कन्वीनियंस हो जाएगी, 5,000 करोड़ रुपए जो है वो बचत होंगे फंड के। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो
जो बार बार मशीनरी, जो हमारी सेंट्रल फोर्सेस, जो इलेक्शन चुनाव कराने वाले जो अधिकारी हैं, वो बार बार हर बार इलेक्शन के मोड में पूरा देश और अधिकारी रहते हैं। इससे निजात मिलेगा 5 साल के लिए, एक्सेप्शन को छोड़ करके। ये सुझाव उस समय भी 2015 में भी सुझाव दिए गए। 2018 में एक जस्टिस जो BS चौहान जी हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें उन्होंने कहा कि ये फायदे हैं इस देश के लिए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस देश के अंदर में विपक्षी दलों को भी वो विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अगर बंद कमरे में पूछें तो कहें कि नहीं, ये देश के लिए अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो पब्लिक को ही वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर यही खड़ा हो गया है कि अधीर रंजन चौधरी साहब पीछे हट गए। हालांकि वो कहते थे कि हमें कमेटी में शामिल नहीं किया जा रहा, लेकिन जब सरकार ने कहा कि ठीक है जी आप भी इस कमेटी में शामिल हैं, तो उन्होंने अपने पांव पीछे खींच लिए। जो विपक्षी दल जो हैं, हालांकि अभी 28 दलों ने अपनी बैठक की है, विपक्षी दल हैं वो चिंतित क्यों हैं? अगर ऐसा होता है तो वो चिंतित क्यों है? आपको क्यों ऐसा, आपको लगता नहीं है कि आखिर चिंता का विषय क्या हो सकता है? वो कह रहे हैं कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, होना नहीं चाहिए, जो व्यवस्था है वही व्यवस्था होनी चाहिए, इससे तो भाजपा अपना फायदा भाजपा को नज़र आ रहा है इसलिए कर रही है। अगर कोई सरकार कदम उठाती है तो कहते हैं कि भाजपा को अपना फायदा नज़र आ रहा है। आप मानते हैं कि जिसको अगर एक बार वोट देना है या फिर 4 बार वोट देना है, जिसकी जो इच्छा हो तो वही वोट देगा? देखिए, ये इनका मिथ्या है और सिर्फ राजनीति करने के लिए, विरोध करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। 2 बार से 2014 से मोदी जी चुन कर आ रहे हैं। 2014 में उड़ीसा में भी असेंबली इलेक्शन साथ साथ होते हैं, जो जनरल इलेक्शन है और उड़ीसा के इलेक्शन और आंध्र प्रदेश के इलेक्शन, ये दोनों जो जनरल इलेक्शन है उसके साथ होते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, उड़ीसा में 2 बार से 2014 में भी और 2019 में भी बीजू पटनायक स्टेट में जीत कर आते हैं, नवीन पटनायक BJD से, और आंध्रा में उनके YSR रेड्डी के जो बेटे हैं जगमोहन रेड्डी, वो जीत कर आते हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं है। ये मिथ्या है। और आपको एक इससे बड़ी चीज़ बताता हूँ कि पूरे विपक्षियों ने मान लिया है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50 साल और 100 साल तक इस देश के अंदर में रहेगी। ये इनके अंदर छटपटाहट है और वो इनके अंदर ये कसक है कि ये इलेक्शन होगा तो मोदी जी नहीं जाने वाले, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ रहेगी। इसीलिए ये सिर्फ विरोध करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। तैयारी है सर। 28 दलों के 64-63 नेता शामिल थे मुंबई में, कह रहे हैं कि एक ही लक्ष्य है, मोदी को कुर्सी से हटाना। तो नहीं, मोदी को कुर्सी से हटाना किस लिए? इसलिए लक्ष्य है कि हमें वंशवाद को बचाना है, हमें आतंकवाद को बचाना है, अलगाववाद को बचाना है, CPI है नक्सल को बचाना है, महबूबा मुफ्ती और वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला है उसको बचाना है, क्योंकि वो 370 हटाने के वो पक्ष में बात कर रहे हैं कि 370 जो हटी है उसका विरोध कर रहे हैं वो दोनों पार्टियां, वो उसको हटाना है। लालू यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, भाई भतीजावार और परिवार को बचाना है। राहुल गांधी जी 55 साल में अभी लॉन्च ही हो रहे हैं, 55 साल की उम्र हो गई, अभी कितनी बार कांग्रेस पार्टी उनको लॉन्च करेगी ये भगवान ही मालिक है, पता नहीं उनको सजेशन देने वाला कौन है। तो ये परिवारवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, जातिवाद का जहर घोलने वाली जितनी ये पार्टियां हैं, सब अपने अपने रोटियां सेकने के लिए आई हुई हैं, कोई इकट्ठा नहीं हुआ है, सबके अपने मकसद हैं। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को सेट करना चाहती हैं। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में अंदर सजा याफ्ता काट रहे हैं और मेडिकल लीव पे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा कैसे लॉन्च हो, और वो मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं, जो खुद न तो चुनाव के अंदर में वोट दे सकता है न चुनाव लड़ सकता है। वो व्यक्ति कह रहा है कि मोदी जी को हटाना है, जो 303 सीट लेकर के और इस देश का नेतृत्व कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन जो है, पूरे विश्व के 20 से 29 देश के लीडर वो आप भारत में आ रहे हैं। वो इस देश और नरेंद्र भाई मोदी की ये ताकत है, उसको हटाने की बात कर रहे हैं। ये सब चोरों की मंडली है, ठगों की मंडली है। ये देश की जनता को, भोली भाली जनता को ये गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप बड़े पत्रकार हैं, इस देश की भोली भाली जनता नहीं है। इस देश की जनता 2023 की जनता है और 24 में और प्रौढ़ होगी। ये टेक्नोलॉजी का युग है, कोई जनता इनके झांसे में नहीं आने वाला। लोग देख रहे हैं कि दिनों दिन परिवर्तन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है। पूरे विश्व की मजबूत 5 अर्थव्यवस्था में एक नाम भारत का है। और 2028 तक नरेंद्र भाई मोदी जी ने मैंने लोकसभा के पटल पे कहा है कि हम दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे, माने 1 से 3 के बीच में हम होंगे।
इनके पास न तो कोई नियत है, न कोई नीति है। अपने किए हुए घोटालों को और जेल न जाना पड़े उसको बचाने के लिए ये सब इकट्ठा हुए हैं। अपने अपने स्टेट में ये एकला चलो रे और दिल्ली में आके मिल जाओ रे, ये नीति अब इस देश की जनता समझ चुकी है। कि यही झटपटाहट है कि एक देश एक चुनाव ना हो, वन नेशन वन इलेक्शन ना हो। बिल्कुल यही छटपटाहट है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन न हो, ताकि हम जहां हैं वहां लूट खसोट करते रहें। इसमें कि वहां पे कि हर तरह के जो जनता के ऊपर दबाव बना करके और अपने जुड़े हुए लोगों को सिर्फ फायदा पहुंचाते रहें, इसीलिए ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी सिर्फ स्वार्थ है, व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से ये इसका विरोध कर रहे हैं। 1983 में क्या ये श्रीमती इंदिरा गांधी से बड़े लीडर हो गया इस देश में विपक्ष? श्रीमती इंदिरा गांधी को 1983 में उनको इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल दिया था। प्रपोजल तभी दी जाती है जब सरकार सुनती है। इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल दिया था, लेकिन ये सरकार दृढ़ संकल्प है, ये गरीबों की जनता के लिए काम करने वाली सरकार है। इसीलिए इसको जो देश हित में होगा वो करेगी। इस तरह के भोंकते रहेंगे, अपना हाथी मस्ती से चलता रहेगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, उनका ये कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल संभव है, हो सकता है, और खुद संविधान में इसके लिए जो धाराएं हैं या संवैधानिक तौर पर किस तरीके से ये संभव है उसके लिए कमेटी बना दी गई है। हालांकि कमेटी में भी अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो पीछे बैक आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वन नेशन वन इलेक्शन की वो बिल्कुल साफ है। और उससे कहीं ना कहीं देश में जिस तरीके से बार बार इलेक्शन होते हैं और उस पर ज़्यादा खर्चा होता है, लोड पड़ता है, उसको कम करने के लिए सरकार ने इस विचार को आगे लाया है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।